नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कंचन। मैं विदेश से लौटकर छोटा नागपुर के एक चंद्रशिया राजा के दरबार में नौकरी करने लगा। उन्हीं दिनों मेरी देशव्यापी कीर्ति की पटल पर अचानक एक छोटी सी कहानी खिल उठी। उन दिनों गगन टेसू की रिक्तिम आभा से विभोर था। शाल वृक्ष की टहनियों पर मंजरियां झूल रही थी। मधुमक्खियों के समूह मंडराते फिर रहे थे। व्यापारी लोगों का लाख संग्रह का समय आ गया था। बेर और शहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े इकट्ठे किए जा रहे थे। संथाल जाति महुए बिनती हुई फिर रही थी। नुपुर की झंकार के समान गूंजती हुई नदी वहीं पर बही जा रही थी। मैंने स्नेह से उसका नाम रखा था तनिका। उस समय का वातावरण अनोखे आवेश से परिपूर्ण था। उसका मेरे मन पर भी अधिकार हो गया था, जिससे कार्य की गति मंथर पड़ गई थी। तब मैं अपने पर ही खिज उठा था। दिन ढल रहा था। एक स्थान पर दुआबा बनाती हुई नदी दो शाखाओं में विभक्त होकर चली गई है। उसी बालू के टीले पर बगलुओं की पंक्ति शांत बैठी थी। अपनी झोली में रंग बिरंगे पत्थरों को भरे में कोठी को लौट रहा था, यह सोचकर कि अपनी विज्ञानशाला में इनकी परीक्षा करूंगा। निर्जन वन में अकेले आदमी का समय काटना कठिन सा हो जाता है। अतः मैंने संध्या के बाद का समय प्रयोग के लिए नियत कर लिया है। डायनुमा द्वारा बिजली की रोशनी कर बैठ जाता हूँ। नाना प्रकार के रासायनिक द्रव्य, माइक्रोस्कोप और तराजू लेकर। इसी प्रकार बैठे बैठे कभी कभी आधी रात हो जाती है। मुझे आज विशेष खोज के बाद मैग्नीज के चिन्हों का आभास मिला था, इसलिए मेरी वापसी आज विशेष उत्साह के साथ हो रही थी। उस वातावरण में कौवे कांव कांव करते हुए सिर पर से अपने अपने नीड़ों की ओर बढ़े जा रहे थे। इसी समय मेरे सन्मुख आकर एक बाधा खड़ी हो गई। उस निर्जन पथ के एक टीले पर 5 साल वृक्षों का एक व्यूह जैसा खड़ा था। उसके झुरमुट में बैठे हुए व्यक्ति को केवल एक ही ओर संधि से देखा जा सकता था। उस समय मेघों के अंतराल में से एक अंतरमय दीप्ति फूटकर निकल रही थी। उस छायामय वातावरण के भीतर गगन की लालिमा मानो किसी दिव्यांगना के खुले आंचल से गिरने वाले स्वर्ग की तरह छितरा रही थी। उसी विशेष ज्योति के पथ पर वह कोमल लांगी बैठी थी। उस पेड़ के तने से टिककर दोनों पैरों को छाती के समीप समेटे वह मन लगाकर कुछ लिखे जा रही थी। मैं उसकी आड़ में खड़ा खड़ा केवल उसकी ओर ताकता भर रहा। हृदय कितने ही चक्कर काट कर प्रवेश द्वार तक आ पहुंचा था, किंतु मैं सदैव ही उससे खिसक जाता था। लेकिन आज ऐसा जान पड़ा मानो जीवन के किसी चरम संघर्ष में आ गया हूँ। यह कैसे हो गया उसका मुझे पता नहीं। मैं तो सदैव से अपने को पर्वत की तरह नीरस समझता आया था। अनायास ही भीतर से एक झरना फूट पड़ा। उस बाला को भी मेरे खड़े होने का कुछ आभास सा हो गया। उसने लिखना बंद कर दिया, किंतु उठ ना सकी। मैंने सोचा कि कहूँ क्षमा कीजिए, किंतु कैसी क्षमा? मैंने ऐसा कौन सा दंडनीय कार्य किया था? यही सोचता हुआ मैं अपनी कोठी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। तभी मेरी दृष्टि नीचे पड़े 2 टुकड़ों में फटे हुए किसी पत्र के लिफाफे पर जा पड़ी। मैंने उठाकर देखा, नाम भवतोष मजूमदार, ICM, मुकाम छपरा। हाथ की लिखावट लड़कियों जैसी। टिकट लगा हुआ था, लेकिन उस पर डाक खाने की मोहर नहीं। मेरी अकल ने झट समझ लिया कि फटे पत्र के लिफाफे पर किसी दुकान का छत चिन्ह विद्यमान है, और मैंने उस लिफाफे के रहस्य को जानने का भी संकल्प कर लिया। जियोलॉजी के अध्ययन अभ्यास के साथ भीतर ही भीतर इस रहस्य उद्घाटन का काम भी चल रहा था। जिस समय मैंने कुसुमित साल वृक्षों की छाया और प्रकाश के बंधनों में कंचन को देखा था, इसमें कोई शक नहीं कि इससे पूर्व भी बंगाली बालक को निहारा था, किंतु इस स्वतंत्र और एकांत वातावरण में देखने का अवसर कभी नहीं मिला। यहाँ उसकी सलोनी देह की कोमलता के साथ वन के फूल ने अपनी भाषा का स्वर मिला दिया। विदेशी कोमल लांगिनियों के दर्शन बहुत किए थे, संभवतः वे भली भी लगी थी,
किंतु बंगाली बालक को पहली बार इस प्रकार देखा कि उसकी समग्रता को उपलब्ध किया जा सके। उसे देखकर यह प्रतीत नहीं होता कि उसका संबंध किताबों से छूटा या नहीं। बहुत दिन पहले बाल्यावस्था में कहीं बसु महाशय का जो गीत मैंने सुना था और जिसे सुनकर भी भुला दिया था, न जाने क्यों ऐसा जान पड़ा कि उस राग की सहज संगिनी में इसी बंगाली लड़की के रूप की जो भूमिका व्यंजित है वह आज मेरी आंखों के समक्ष साकार हो उठी है। जियोलॉजी शास्त्र में पढ़ा था कि पृथ्वी के नीचे छुपी हुई अग्नेय सामग्री सहसा तेज भूख से आंदोलित अवस्था में ऊपर आ जाती है। आज अपने ही निम्न सतर के अंधकार में छुपी हुई उसी तपी भली सामग्री को सहसा ऊपर के प्रकाश में देखा। कठोर विज्ञानी नवीन जी माधव के अंत स्थल में इस आंदोलित अवस्था की मैंने कभी आशा नहीं की थी। पता लग गया कि प्रतिदिन तीसरे पहर जब इसी मार्ग से काम से लौटा करता तो वह कुछ विशेष दृष्टि से देखा करती, पर उसकी दृष्टि में क्या है यह अब तक मैं समझ नहीं सका था। कभी कभी मैं मार्ग चलता हुआ पीछे की ओर मुड़कर देख लेता तो ऐसा लगता कंचन मेरे ओझल होने के मार्ग की ओर देख रही है। मुझे मुड़ता देख वह अपनी दृष्टि घुमाकर उन कागजों की ओर कर लेती जिन पर बैठी वह लिखा करती थी। मेरे विज्ञानी मन को ऐसे लगा कि वह किसी को पाने के लिए इतना कठोर व्रत कर रही है। भवतोष विलायत से लौटकर छपरा में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो गया है। विलायत जाने से पूर्व इन दोनों में यही रहते समय गंभीर प्रणय हो गया था, परंतु अब पद की नियुक्ति के बाद कोई विशेष विप्लव घट चुका है। असल बात क्या है इसकी तो जानकारी करने से ही पता लगेगा। मेरे लिए जानकारी करना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि मेरे सहपाठी बंकिम बाबू पटना विश्वविद्यालय में काम करते थे। उनको पत्र लिखकर डाल दिया। बिहार की सिविल सर्विस में कोई भवतोष महाशय हैं। मेरे किसी मित्र ने अपनी लड़की के लिए इन्हें पसंद किया है। इस कार्य में मेरा सहयोग चाहते हैं। रास्ता पथरीला तो नहीं, इसका पूरा पता लगाकर मुझे लिखो तो मैं आभारी रहूंगा। उन महाशय का विवाह के लिए क्या मत है यह भी लिखिए। पत्र का उत्तर मिला। रास्ता पथरीले से भी अधिक बढ़कर है। उसकी राय के विषय में सुनो। जब मैं कॉलेज में डॉक्टर अनिल कुमार का छात्र था, जितना साधारण उनका पांडित्य था उतना ही सरल उनका हृदय। उनकी नातिन को देखो तो पता लगेगा कि सरस्वती देवी ने उनकी साधना से संतुष्ट होकर उनके बुद्धि लोक को ही प्रकाशित नहीं किया, बल्कि वह अपनी रूप सुधा को लेकर उनकी गोद में आ गई है। तुम्हारा शैतान भवतोष उनके इसी स्वर्ग लोक में न जाने कहां से आन पड़ा। उसकी बुद्धि प्रखर थी और वाद पटुता में वह निपुण। पहले धोखा खाया डॉक्टर साहब ने और बाद में उनकी नातिन ने। विवाह संबंध निश्चित हो चुका था। प्रतीक्षा थी भवतोष की विलायत से लौटने की। वह का सारा खर्च डॉक्टर साहब ने दिया था। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके जब वह भारत आया और यहाँ के किसी उच्च पदाधिकारी की कन्या से विवाह कर लिया, उसके इन कुकृत्य और लज्जा से क्षुब्ध होकर डॉक्टर साहब नौकरी को तिलांजलि देकर अपनी नातिन के साथ कहाँ चले गए इसका कुछ पता नहीं। पत्र को पढ़कर कंचन की परिस्थिति का पूर्ण आभास हुआ। तभी दृढ़ संकल्प किया कि उसको लज्जा और अवसाद से मुक्त करूंगा। दिवाकर अस्ताचल की ओर जा रहे थे। संध्या अपना आवरण फैला रही थी। यह समय कंचन का घर लौटने का होता था। तभी कोई गंवार उसके हाथ से लिखे हुए पृष्ठ छीनकर भाग खड़ा हुआ। मैंने उसका पीछा किया और उन पृष्ठों को पाने में सफल हो गया। मैंने वे सब कंचन को लौटा दिए। अपनी संपत्ति को वापस आया देख कंचन ने स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, सौभाग्य से आप। मैंने कहा, भाग चले थे कि वह आया। इसका आशय स्पष्ट है। मैं नहीं समझी यही कि उसकी सहायता से आपके साथ पहली बात हो गई। इससे पूर्व वही सोचता रहता था कि कैसे और क्या बोलूं, किंतु वह तो एक डाकू नहीं। वह डाकू नहीं, वह मेरा ही सिपाही था। कंचन अपने गहरे रंग की साड़ी का छोर पकड़ अपने मुंह पर रख खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी के रुकते ही उसने कहा,
काश यह सच होता तो बड़ा मजा आता। जिसके यहाँ डाका पड़ा उसको उद्धार करने वाले के लिए क्या होगा? उसे घर पर ले जाकर चाय पिला देती। और इस नकली उद्धारकर्ता का क्या होगा? उसने जो चाहा था मिल गया। क्या मिल गया? परिचय की पहली बात और क्या, बस। हाँ, मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? बातों का क्रम अब समाप्त ना हो जाए। समाप्त कैसे होगा? अच्छा, यदि आप होती तो पहली बात आप क्या कहती? मैं तो केवल यही पूछती कि सड़कों पर से पत्थर चुनने में लड़कपन नहीं लगा आपको? फिर आपने पूछा क्यों नहीं? डर लगता था। डर मुझसे? हाँ, दादू से सुना था कि आप बड़े विद्वान हैं। उन्होंने विलायत से छपा हुआ आपका लेख पढ़ा था। उन्होंने उसे समझाने का प्रयत्न किया पर मैं समझ ना सकी। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, दीदी कहाँ हो तुम? अंधेरा हो गया है, आजकल समय अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब के उपस्थित होते ही मैंने उनके चरणों की धूल को लेकर प्रणाम किया। वे तनिक सहम गए। परिचय दिया, मेरा नाम नवीन माधव सेन गुप्त है। उसे सुनकर वृद्ध डॉक्टर का मुख उज्जवल हो उठा। बोले, क्या कहते हो? आप ही डॉक्टर सेन गुप्त हैं? आप तो बच्चे हैं। मैंने उत्तर दिया, अभी बच्चा ही हूँ। मैंने अभी 36 को पार किया है। आपको हमारे यहाँ चलना होगा। इसके लिए कहना ना पड़ेगा दादू, ये तो पहले ही चलने के लिए मुंह धोए बैठे हैं। मैंने मन ही मन में कहा, अनर्थ हो गया। कैसी शरारत की है कंचन ने। डॉक्टर साहब ने उत्साहित स्वर में कहा, आपको शायद देश और काल की। नहीं, मैं इन चीजों को कुछ नहीं समझता। मुझे समझाने में आपका समय ही बर्बाद होगा। समय? यह समय का अभाव ही क्या है? अच्छा, आज भोजन हमारे ही यहाँ करें। मैं धन्यवाद करने ही जा रहा था कि कंचन बोल उठी, दादू हर एक को न्योता देकर मुझे मुश्किल में डाल देते हो। भला इस जंगल में फिरंगी की दुकान कहाँ मिलेगी? ये विलायत के डिनर खाने वाली जाति से संबंधित इंसान है। व्यर्थ में अपनी नातिन को बदनाम करना चाहते हो? अच्छा, तो कब आपको सुविधा होगी बताइए। वृद्ध महाशय पूछ उठे। मेरी सुविधा तो कल ही हो सकती है, परंतु मैं कंचन देवी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अनुदान के लिए वनों में जाना पड़ता है। वहाँ जो कुछ भी प्रकृति की देन स्वरूप मिलता है उसे बटोर कर ले आता हूँ। दादू, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मैंने सोचा, यह तो अजीब लड़की है। जो कहता हूँ उसी को जड़ से काट देती है। इस प्रकार वार्ता करते करते हम सब कंचन के मकान की ओर बढ़े चले जा रहे थे कि कंचन हठात बोल उठी, अब आप अपने शिविर को लौट जाइए। क्यों? मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को मकान तक छोड़ आऊं। बस हम खुद ही चले जाएंगे। अस्त व्यस्त अवस्था में मकान को दिखाकर परिहास का केंद्र नहीं बनना चाहती। उसे देखते ही मैम साहिब की याद आ जाएगी। विवश हो मुझे विलग होना पड़ा। उस अवस्था में मैंने कहा, कल आप लोगों के यहाँ जो मेरा न्योता है वह मेरे नामकरण के लिए है। कल से नवीन माधव नाम का डॉक्टर सेन गुप्त अंश छूट जाएगा। तब तो नाम बर्तन कहिए, नामकरण क्यों कहते हैं? जैसा आप समझे।